जब आप अपने मोबाइल पर किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे कई तरह की इजाजत मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, जीपीएस जैसी चीजों तक रसाई शामिल है। इसके बाद ऐप खुद आपके डेटा तक पहुंच सकता है। कई बार ये ऐप आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड करते हैं और फिर इसे दूसरी कंपनियों को बेचते हैं। अभी तक हम ऐप से ये मालूमात हासिल नहीं कर सकते कि वो हमसे कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्सनल डेटा में लोगों का फोन नंबर, आधार, पैन, एड्रेस, लोकेशन सब कुछ होता है। इसके लीक होने से हैकर्स आसानी से यूजर्स की मालूमात को हासिल कर सकते हैं और उनके बैंक अकाउंट खाली करने से लेकर तमाम तरह के नुकसानात उन्हें पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से मुल्क की तमाम पॉलिसी तंजीमें मुसलसल हुकूमत पर दबाव बना रही थीं कि देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक कानून होना चाहिए जो आम लोगों के डेटा को महफूज कर सके। ऐसे डेटा को महफूज रखने के लिए मुसलसल आवाजें बुलंद हो रही थी। हुकूमत भी इस मामले पर संजीदा हुई और मरकजी काबीना ने 5 जुलाई को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मुसव्वदे को मंजूरी दी थी और फिर 3 अगस्त को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पार्लियामेंट में पेश किया, जिसे अक्सरियत के साथ लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। इस बिल के कानून बन जाने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में तफसीलात मांगने का हक हासिल हो जाएगा। कंपनियों को ये बताना लाजमी होगा कि वो कौन सा डेटा ले रही हैं और किस लिए डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल में इसकी दफात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कम से कम 50 करोड़ से लेकर ज्यादा से ज्यादा 250 करोड़ रुपए तक जुर्माने का इल्तिजाम है। इस बिल के मुताबिक कंज्यूमर की मर्जी के बगैर डेटा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंपनियों को हर डिजिटल शहरी को साफ और आसान जुबान में सारी मालूमात देनी होगी। किसी भी वक्त सारिफ अपना कंसेंट वापस ले सकता है। आज की पेशकश में इस अहम मौजू पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क, अपना आईन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे आपके उस पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन की जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। जी हां, हाल ही में लोकसभा में एक बिल अक्सरियत से मंजूर किया गया जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 और इसका सीधा ताल्लुक आपसे और हमसे है, क्योंकि जैसे जैसे लोग डिजिटल होते गए वैसे वैसे उनकी जानकारी आम होती गई। कहीं आधार, कहीं पैन नंबर, तो कहीं एड्रेस। गर्ज ये कि आपकी और हमारी हर इंफॉर्मेशन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, लेकिन क्या वो महफूज है? ये सवाल बहुत अहम हो जाता है और सरकार ने इस सिमत में अहम कदम बढ़ाते हुए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 मंजूर किया। क्या है ये बिल? कितना ताकतवर बनाता है ये एक इंसान को, एक सारिफ को, और क्या है इसकी खूबियाँ? आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मारूफ वकील खुशबू जैन साहिबा और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले खुशबू जी से जानना चाहूँगा कि हमने डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ते हुए देखा बहुत तेज़ी के साथ, एक बड़ी आबादी हमारे देश में। क्या हमें अब ज़रूरत कब महसूस की गई इस बात की कि हम जो डेटा हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कहीं ना कहीं महफूज किया जाए? जी, हमने देखा कि जिस तरीके से हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे, डेटा को लेकर जितने बेनिफिट्स थे उसके साथ साथ में क्रिमिनल्स को पता चला कि ये जो डेटा है इसका यूज़ करके कैसे वो लोगों को झांसे में ला सकते हैं और कैसे अपना बेनिफिट कर सकते हैं। तो जब ये बात सामने आई, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम सब डाइनिंग टेबल पे ये बात कर चुके हैं कि कैसे किसी ने फ़ोन करके आपको बोला कि आपकी डिटेल्स ये है, मैं आपकी बैंक से बात कर रहा हूँ, आपको अगर आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करनी है तो हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे। तो आप बोलेंगे कि मैं आपको कैसे मानूँ, आप मेरी बैंक में से थे? तो वो आपको बताएगा आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, वो आपको बताएगा आपका लास्ट क्रेडिट कार्ड बिल या और डिटेल्स देगा, या फिर आपको किसी टाइप के ऐसे एडवर्टीजमेंट्स या ऐसे ऑफर्स आने लगेंगे जो ऑफर
ट्रांसफर्स यूजुअली आपसे रिलेटेड हो, या आपकी सर्च हिस्ट्री ऐसी होगी, जिस तरीके की चीज़ें आप ढूंढते हैं इंटरनेट पे या करते हैं, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है तो वो करेगा। या फिर आपको पता ही नहीं चला कि आपके किसी अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, तो बाद में पता चलता है कि ये जो डेटा था, ये डेटा अवेलेबल था, कहीं से ब्रीच हो गया, या तो आपका कोई पुराना पासवर्ड या आपका कोई पैरेलल प्लेटफॉर्म पे जो पासवर्ड था वो पब्लिक में हो गया और वो क्रिमिनल के पास आ गया, या उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन आ गई आपकी बैंकिंग डिटेल्स की, या फिर आपकी शॉपिंग हिस्ट्री की, या आपकी बाकी चीज़ों की। तो जो डेटा है ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने लगा क्रिमिनल्स के लिए, अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग, जो अपना क्राइम है उसको कमिट करने में और आपको बिलीव करवाने में भी। जो क्योंकि आप माने नहीं माने, ट्रस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ट्रस्ट लाने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास है उतना उनके लिए आसान हो गया। साक्षर जी, कैसे जाता है ये डेटा? मतलब हम लोगों से अगर हम अपने एक यूज़र की बात करें, तो एक यूज़र से वो डेटा एक कंपनी को और उस कंपनी के बाद दूसरी कंपनीज तक और हैकर्स तक की अगर हम बात करें, फ्रॉड करने वाले तक की बात करें, तो किस तरह से पहुंच जाता है डेटा? देखिए, इस लॉ से पहले ये बहुत कुछ होता था, जैसे आप कह रहे हैं कि डेटा हमने किसी पर्पस के लिए दिया, पर्पस ए के लिए दिया, और बाद में हमें कई रैंडम जगहों से कॉल आती है जहां हमें लगता है हमने डेटा दिया ही नहीं, तो यहाँ पहुंचा कैसे? तो कहीं ना कहीं इस लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि हम जो भी कंपनीज हैं वहाँ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए कि आप कितना, जिसे कहते हैं हम डेटा प्रोटेक्शन की लैंग्वेज में, आपका पर्पस डिफाइंड होना चाहिए एक पर्पस के तौर पर, और एक ड्यूरेशन भी डिफाइंड होनी चाहिए कि कितनी देर तक वो डेटा लिया जा रहा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे कहते हैं प्रिंसिपल्स इस लॉ के। ये प्रिंसिपल्स आए हैं तो हमारी आम जनता को भी ये पता लग रहा है, जो कि अच्छे के लिए पता लग रहा है कि अच्छा डेटा अगर दे रहे हैं तो क्या क्या पॉइंटर्स हैं जिस हिसाब से हम डेटा दूसरी कंपनी को दे सकते हैं, और उस कंपनी को इस लॉ से अबाइड करना पड़ेगा। क्या अधिकार हो गए हैं अब एक यूज़र के? जैसे आपने कहा कि उसको पता होना चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। इस बिल के मुताबिक अगर हम बात करें, ये बिल क्या कहता है, कितनी ड्यूरेशन है और क्या कुछ है, ये कौन तय करेगा, और एक जो यूज़र है उसको कैसे अधिकार मिल जाएगा? देखिए, कुछ अधिकार तो काफ़ी सीधे हैं। नंबर 1, कंसेंट। आपकी कंसेंट के बिना आपका डेटा नहीं लिया जा सकता। आपका डेटा अगर लिया जा रहा है, आप कंसेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कंसेंट दे दी कि आप मेरा डेटा लीजिए, बाद में आपको लगता है नहीं ये मैंने गलती कर दी शायद, तो अपना कंसेंट आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता होना, जो भी आपसे डेटा फिड्यूशरी जिसे हम कहते हैं इस लॉ के टर्म्स में, तो डेटा फिड्यूशरी अगर आपसे डेटा ले रही है, उसका ड्यूरेशन क्या है, किस पर्पस से ले रही है, उसका अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं होना चाहिए, और अगर डेटा फिड्यूशरी ले रही है अकाउंटेबल भी होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इरेजर की भी बात हुई है, करेक्शन। अगर आपने अपना डेटा दिया है और आपको लगता है कुछ इनकरेक्ट डिटेल्स इसमें आ गई हैं, तो करेक्ट भी होना चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में भी आपको देना चाहिए। आप मान लीजिए बाहर की कंपनी आज आपसे इंटरेक्ट कर रही है, मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है, वो बाहर की भाषा नहीं यूज़ कर सकती, आपको जो हमारी देश की भाषा है 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी हिसाब से आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपका डेटा क्यों लिया जा रहा है, कहाँ के लिए लिया जा रहा है, और कब तक के लिए हम आपके डेटा को अपने पास रखेंगे। कंपनीज को कितना लायबल किया गया है? खुशबू जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कंपनीज थी अभी तक लगता था उनको हम आज़ाद हैं डेटा के मामले में, उनको कितना बांधा गया है, जिम्मेदार बनाया गया है? जो राइट्स की बात कर रहे हैं यूज़र्स की, उसी के अगेंस्ट में कंपनीज को बोला गया है कि आप अगर एक डेटा फिड्यूशरी है, अगर आप किसी भी तरीके का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको उनसे कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको इनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन की पूरी चेन है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं और आप किन पार्टीज़ के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी तक ये होता था कि कोई थर्ड पार्टी के साथ में वो डेटा शेयर कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपका डेटा थर्ड पार्टी के पास गया है, कहाँ से वो डेटा लीक हो गया होगा, ब्रीच हो गया होगा, आपको नहीं पता कि आपका डेटा कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो अभी डेटा फिड्यूशरी की लाइबिलिटी बन जाती है, पहला तो कंसेंट ले, कंसेंट के बाद में क्लियरली डिफाइन करें कि किस चीज़ के लिए कंसेंट ले रहे हैं, कितनी बार वो डेटा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा और वो किन थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर करेंगे। एक ये पहली बात कंसेंट की। दूसरी बात उनकी लाइबिलिटी बन जाती है कि इसकी सिक्योरिटी उन्हें अप टाइट रखनी पड़ेगी। अगर आप सिक्योरिटी नहीं रख रहे हैं और कहीं किसी तरीके से ये डेटा ब्रीच हो जाता है तो पेनल्टी अप टू 250 करोड़ पर ब्रीच की पेनल्टी तक आपके ऊपर 250 करोड़ जो बहुत बड़ा जुर्माना है अगर आप उस तरीके से देखें। तीसरी चीज़ उनके पास में ये हो गई है कि अभी जो कंसेंट की बात है उसके बाद में आ जाती है राइट टू बी फॉरगॉटन, जो एक बहुत ही डीप बात होती है, बिकॉज राइट टू प्रिवेसी, राइट टू बी फॉरगॉटन के बिना नहीं हो सकता है। तो अभी इनको अपने जो पूरा प्रोविजन है, अपना जो सिस्टम है, उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे इन्हें ये करना पड़ेगा, प्रावधान लाना पड़ेगा कि अगर कोई डेटा बोलता है कि मेरा ये डेटा इरेज हो गया
जी। और अगर वो डेटा डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है सर्विसेज से जो प्रोवाइड कर रहे हैं या उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो कोई भी यूजर अगर बोलता है कि मेरा डेटा आप डिलीट करें तो वो डिलीट करें, कोई भी डेटा अगर बोलता है कि इसको आप करेक्ट करें तो वो उसको करेक्ट करें, ये भी उनकी लाइबिलिटीज है। तो बहुत सारी लाइबिलिटीज है जो उनको अब ध्यान में रखनी पड़ेगी, और किसी भी फेलियर से 150 करोड़ से 250 करोड़ की पेनल्टी उनके सामने आ सकती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि हम लोग जब एक बार डेटा दे देते हैं तो उसको ट्रैक करने का यहाँ पर या उससे मालूम करने का क्या प्रोसेस होगा, क्या कोई एप्लीकेशंस होंगी, किस तरह से वो जान सकेगा एक यूजर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक और प्रावधान दिया गया है इसी एक्ट में कि जहाँ पे डेटा फिडुशरीज है, इनको अब आप इनसे मांग सकते हैं कि मेरा कौन सा डेटा आपके पास में है और किस फॉर्म में आपके पास में मेरा वो डेटा है। तो जो ओनरशिप होती है प्रिंसिपल की, आपकी और मेरी, वो कंप्लीट ओनरशिप है, जहाँ मैं आपसे ये भी मांग सकती हूँ कि मेरा कौन सा डेटा आपके पास है, आप मुझे उसकी पूरी डिटेल बताएं, ताकि आपके और मेरे पास में ये तो पता चले कि कितनी डेटा फिडुशरीज के पास में मेरा किस टाइप का डेटा है। दूसरी, इनको कंसेंट मैनेजर्स लाने की भी अभी ज़रूरत हो जाएगी, ताकि वहाँ पे क्लियर होगा, ताकि मैं ये बोल सकूँ कि आज मेरा जो डेटा आपके पास है यही डेटा मैं किसी और के साथ में शेयर कर सकती हूँ। तो डेटा पोर्टेबिलिटी, अच्छा, तो ये भी एक और अच्छा प्रावधान यहाँ पे लाया गया है। तो ट्रांसपेरेंसी जो बात आती है ना आपकी, कि अभी हमें पास में ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कौन सी डेटा फिडुशरी के पास में कौन सा डेटा है, तो एक्सरसाइज भी कैसे करें। कल अगर कुछ हार्म होता भी है तो आपको, मेरे को, किसी को भी ये नहीं पता है कि कहाँ से ये हार्म हुआ है, कहाँ से हमारा जो डेटा है वो कहाँ से लीक हुआ। क्या टाइम बाउंड किया गया है कंपनीज को कि अगर कोई यूजर उनसे पूछता है कि मुझे मेरे डेटा के बारे में बताइए, तो एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि उस टाइम के अंदर उनको देना पड़ेगा? अभी एक्ट आया है, रूल्स नहीं आए हैं, और कब से ये एक्ट एप्लीकेबल होगा वो भी नहीं आया है, तो हमें रूल्स का वेट करना पड़ेगा। कल एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि 6 महीने का समय दिया जाएगा डेटा फिडुशरीज को इन प्रावधान को अप्लाई करने के लिए। बट एट द सेम टाइम अभी ये नहीं आया है कि इन सबको कितने कितने दिनों तक का समय होगा रिप्लाई करने का, एक्ट करने का, और अगर कोई आप और मैं अगर किसी टाइप की रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एक्सेस टू डेटा, इरेजर या फिर करेक्शन, तो ये सारी चीजों में कितना समय उनको लगना चाहिए और क्या लगना चाहिए। अगर डिस्प्यूट आता है तो उसको कैसे और कितने समय के अंदर उसको करना है? ये सारे जो रूल्स है ये अभी आना बचे हैं। तो आई थिंक आप में और डेटा फिडुशरीज हम सबको थोड़ा वेट करना है। लेकिन वेट के साथ साथ ये जरूर जानना होगा, एक इसमें बोर्ड की बात कही गई है साक्षी जी, उसमें एक बोर्ड का क्या रोल होगा, किस तरह से वो बनेगा और उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इस लॉ में दिया गया है, और ये बोर्ड सिंपली ऑब्वियसली अगर आपका कहीं डेटा लॉस होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप किसके पास जाएंगे? तो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की एक अहम भूमिका सामने आती है। वो आपके केस लेगा, देखेगा क्या है कैसे है, बट हाँ, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की क्या क्या और भी ड्यूटीज़ हैं वो अलग, जैसे खुशबू जी ने कहा, रूल्स में आगे आएंगी। लेकिन इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा प्रोटेक्शन, जैसे हमारी जनता की अगर बात करें, तो हमारी जनता को हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि ठीक है, मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी पता लग गई है, तो अब हम जाएं किसके पास? तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जनता को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक चीज़ है, मगर दूसरी तरफ आप ये लॉ आपके लिए बनाया गया है, तो अगर आपके लिए बनाया गया है तो आपको अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपके साथ कुछ, जिसे कहते हैं, अगर आपके डेटा के साथ कुछ फेरबदल हुई है, कुछ नुकसान हो गया, तब तक आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाएंगे नहीं। तो सबसे पहली बात, अपने राइट्स जानना है। दूसरी बात, टाइम से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाना है, जिससे वो अपना फैसला बाद में सुना सके। लेकिन एक डेटा फिडुशरी जो आपकी बगैर परमिशन के आपके डेटा को किसी और थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहा है, आपको क्या लगता है कि वो ईमानदारी से इस बात को बता पाएंगे कि हमने आपका डेटा कहाँ कहाँ शेयर किया है? यही तो इस लॉ की खास बात है। जैसे खुशबू जी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी, जो हम डेटा प्रोटेक्शन उसमें कहते हैं, आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसा कि हम कहते हैं, हमने कंपनी एक्स को किसी चीज़ के लिए दिया, कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ना उसका कोई ट्रैक है ना कुछ है। एटलीस्ट कोई, जिसे कहते हैं ना, डेटा फिडुशरी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि कहाँ जा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहाँ पर एक रोल प्ले करेगी कि सवाल तो पूछे डेटा फिडुशरी से कि क्या आपने अपनी रीजनेबल ड्यू डिलिजेंस की है, क्या आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, क्या आपने कंसेंट का, ड्यूरेशन का, इन सब पॉइंटर्स का ख्याल रखा है। अगर नहीं रखा है तो डेफिनेटली फिर आप पेनल्टीज भरने के लिए तैयार रहें। नहीं, पर इसमें एक और बात है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं भी है, अगर आप नहीं बता रहे हैं कि आप किन थर्ड पार्टीज के साथ शेयर कर रहे हैं, कल वो थर्ड पार्टी की तरफ से डेटा लीक हुआ है, तो लायबिलिटी तो फर्स्ट डेटा फिडुशरी की है। अगर वहां से हमें क्लियर हो जाता है कि इनको वहां से मिला था, इनको वहां से मिला, और आप बता रहे हैं कि आपने नहीं दिया है, तो बेस्ट इज कि आप अपनी ट्रांसपेरेंसी रखें, जो पूरा चेन है इन्फॉर्मेशन का वो क्लियर रखें, उसके साथ साथ अपनी लायबिलिटी शिफ्ट करें और अपने आप को इंडेमनीफाई करें। तो अब वो जो छुपा कर करने वाली चीज़ है वो ज़्यादा समय नहीं चल पाएगी। एक बात और कही गई इस कानून के अंदर कि ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको हमने बूस्ट करने की बात कही है। किस तरह से हमारी डिजिटल इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी इससे, साक्षर जी? देखिए, आज की डेट में इंडिया सबसे
सबसे जैसे कहते हैं ना पॉपुलस नेशन इंडिया है, यूथ हमारे यहाँ पर है, स्टार्टअप वेव इंडिया में है, सारे बिजनेसेस हमारी तरफ बेट कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर सारे बिजनेसेस बेट कर रहे हैं तो एक प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है कि डेटा, जब डेटा इकोनॉमी, डेटा फ्लडिंग जिसे हम कहते हैं हमारे देश में आज हो रही है, उसको रेगुलेट करने के पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर आप देखिए, अब बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर चलता है, कोई भी बंदे बिजनेस करे, कोई कंट्री बिजनेस करे, अगर आपका भी यही ट्रस्ट नहीं है कि मेरा डेटा, मैं एज अ कंज्यूमर मेरा डेटा जा कहाँ रहा है, तो आप क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो जाते हैं। आज की डेट में क्वेश्चन मार्क्स हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है जिसमें लॉ पास किया गया है कि ये सारे क्वेश्चन मार्क्स को दूर किया जा सके। आमतौर पर ये लफ्ज़ आपने बैंक में सुना होगा जब आपके अकाउंट की बात होती है, लेकिन अब डिजिटल डेटा की जब बात हो रही है वहाँ भी खुशबू जी ये लफ्ज़ आया नॉमिनी। आखिर क्या इसका हम जानना चाहेंगे कि इसका राइट्स इसके क्या होंगे, या किसकी तरफ से हमें अपॉइंट करना होगा या ऑटोमेटिकली कोई कर सकता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया बिकॉज डेटा जैसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और हमारी लाइफ में इनबिल्ट हो चुका है। तो अब एक और चीज़ बोली गई है, वो ये बोली गई है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर कोई डेथ होती है या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होती है या इनकेपेसिटी होती है किसी तरीके से, तो इन सिनेरियोज में आप किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं या आपके जो नॉमिनी हैं वो इस अपने आपके एक्सरसाइज को राइट कर सकते हैं इन द इवेंट ऑफ एनी सिचुएशंस जो अराइज होती है इसको लेकर। ये एक बहुत देखा जाए तो बहुत अहम चीज़ हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा, जो आगे चल करके इसके ऊपर भी हम और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। साक्षर जी से जानना चाहूँगा कि जब हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं तो छूट की भी बात आती है। जैसे अब सरकार के पास भी वो डेटा जाता है, कुछ हमारी एजेंसीज़ के पास भी वो डेटा जाता है, तो इसमें छूट कहाँ दी गई है, किन किन लोगों को छूट दी गई है कि हाँ वो डेटा रख सकते हैं और वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं? देखिए, छूट कुछ केस में दी हुई है। पहला स्टार्टअप्स, कुछ स्टार्टअप्स को सरकार एग्जेम्पशन दे सकती है। दूसरा सरकार खुद, और सरकार ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के चलते जब भी कुछ ज़रूरत हो तो सरकार इस लॉ को नहीं अबाइड करके आपका डेटा ले सकती है, अगर ये पॉइंट्स होते हैं तो। तीसरा, जब आपका डेटा कहीं अगर बाहर जा रहा है, ये उन्हीं कंट्रीज़ के वहाँ पे जा सकता है जहाँ पर सरकार पहली बात उनको एक अलाउंस देती है कि हाँ यहाँ पर जा सकता है। दूसरा, उन कंट्रीज़ के पास रीजनेबल प्रैक्टिसेस हैं, रीजनेबल प्रोविजंस हैं जहाँ आपका डेटा सिक्योर हो सके। तो अगर आप पूरा ट्रेंड देखेंगे तो यही बात की जा रही है कि ठीक है, इंडिया में तो आपका डेटा सिक्योर करने की पूरी कोशिश है, बट ऑब्वियसली बाहर की कंपनीज के साथ आपका एक्सपोजर रहेगा, तो तब भी ये मेक श्योर किया जाए कि हाँ आपका डेटा एक जिसे कहते हैं ना सुरक्षित हाथों में जा रहा है। सुरक्षित हाथों में जा रहा है। मैम, स्टार्टअप्स के ऊपर भी जानना चाहूँगा। सर ने बात कही कि स्टार्टअप्स को शायद एग्जेम्प्टेड रखा गया है, उसका रीज़न मतलब इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम बात करते हैं कि स्टार्टअप्स के साथ क्या वहाँ पर ब्रीच नहीं हो सकता कहीं ये डेटा? बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि तो फिर हम अपने आप को स्टार्टअप की तरह रजिस्टर कर लें और 250 करोड़ की पेनल्टी से एग्जम्प्ट कर लें अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्टअप्स एक इनोवेशन जो है वो हमारी कंट्री अभी स्ट्राइव कर रही है इनोवेशन को लेकर। तो सरकार ये नहीं चाहती कि जितनी कंपनीज है जो इनोवेशन, जो स्टार्टअप्स में आएंगी, जो इनोवेशन करेगी, तो हमारा बहुत सारा इनोवेशन विद AI, विद 5G कमिंग इन प्लेस डेटा पर डिपेंडेंट होता है। तो उस वे में वो बोलेंगे कि हम आपको लिस्ट ऑफ कैटेगरीज देंगे स्टार्टअप्स की कि कौन सी स्टार्टअप्स इसको अवेल कर सकती है। और ये प्री बिजनेस स्टेज पे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ये प्री बिजनेस स्टेज पे है, जैसे ही वो पोस्ट आते हैं, जैसे ही वो लॉन्च करेंगे, तब ये जो एग्जम्पशन है वो हट जाएगा। और इसकी भी सीमा 3 से 6 महीने से ज़्यादा की नहीं है, वो डिपेंडिंग ऑन स्टार्टअप आपको बताएंगे कितना है। ये प्री बिजनेस स्टेज पे है। जैसे ही आप लाइव और बिजनेस अपना बाहर आप आ जाते हैं, तब आपका जो ये एग्जम्पशन है वो चला जाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो चाहते हैं कि इनोवेशन बढ़े, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इनोवेशन बढ़े और हमारी कंट्री डिजिटल इंडिया, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी सब में एक साथ आगे बढ़ती है। जहाँ हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, उधर हम डिजिटल इंडिया की भी बात करते हैं, खेलो इंडिया की भी बात करते हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ती रहें, उनमें एक तालमेल बना रहा है, उसकी एक अच्छी कोशिश की गई है। लेकिन साक्षर जी, ऐसा भी होता है जब कोई कानून आता है तो कुछ लोग एक अलग तैयारी के साथ मैदान में आते हैं और उनको ये लगता है कि हम अगर इन कंपनीज़ के ऊपर कुछ इस तरह के कुछ केसेस हम कर दें और उनसे हम पैसा ले लें तो इसकी का कुछ रोकथाम की गई है। नहीं तो बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे हमारे डेटा के साथ ब्रीच किया है कंपनीज़ ने। देखिए, वही बात है कि इस लॉ का सबसे पहला प्रावधान ये है कि ट्रांसपेरेंसी, चाहे वो डेटा फिड्यूशरी के तौर पे हो, चाहे डेटा प्रिंसिपल के तौर पे हो। अगर ट्रांसपेरेंट आप नहीं रहेंगे, मान लीजिए मैं डेटा प्रिंसिपल हूँ और कोई भी एक्स बंदा, जैसा आपने कहा कि कल को कोई भी जाके केस कर सकता है 250 करोड़ का, तो अगर मैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, सबसे पहले वो ये पॉइंट देखेगा कि क्या, वही ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट, कि क्या आपका डेटा सच में गया है या आप सिर्फ बातें बना रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में देखिए, आप डेटा कहीं जगह स्टोर करते हैं,
बट वही बात है, अगर ये लॉ जब आता है तो आज हम डेटा फिड्यूशरीज के पॉइंट तो जरूर बोल रहे हैं, बट एज डेटा प्रिंसिपल मुझे भी ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं कहाँ कंसेंट दे रहा हूँ, कहाँ नहीं दे रहा। अगर आपसे पूछा गया कंसेंट, आपसे फॉर्म साइन कराया गया है और आपने साइन किया है, कल को आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरे से तो गलती से हो गया। तो एक गलती सब कुछ जिसे कहते हैं ना, पूरे अब सिस्टम ट्रांसपेरेंट अगर हो जाएगा तो जिसे कहते हैं ना सफ़ेद कागज़ की तरह सब कुछ क्लियर है। तो इसके ऑब्वियसली जहाँ रूल्स बनते हैं वहाँ तोड़ भी बनते हैं, इसके तोड़ भी आगे आते रहेंगे, बट एटलीस्ट कोशिश जारी है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। और उसके साथ साथ सरकार की एक ज़बान के साथ जब इस बिल पर मैंने नज़र डाली तो उसकी लैंग्वेज पर हमने देखा कि जहां उन्होंने डेटा प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने शी को यूज़ किया है। तो मैं जानना चाहूँगा, आप भी एक महिला हैं, कि सरकार ने इसके ज़रिए क्या मैसेज देना चाहा है सभी को? हम यही बात कर रहे हैं कि आज तक हम पेट्रियार्की तरीके से चले जा रहे थे। हम ये बोल रहे थे कि हर जगह हम ही को यूज़ करते थे एज अ कि वो सब तरीके से एक ही सब्स्टिट्यूट है, वो उसी को प्रिंसिपल मानते थे। तो उसी में एक प्रोग्रेसिव तरीके से हम अब बात कर रहे हैं कि हम जब इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, हम जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम शी को एज अ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको शामिल कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और उसी में अगर जहाँ एक और प्रावधान साक्षर जी की बात पे मैं ऐड करूँगी कि ये सबने सोचा है कि जब ये आ ही गया है तो हम कंप्लेन करना शुरू कर दें। तो 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन है अगर आप और मैं एज अ यूज़र फ्रिवलेस कंप्लेन करते हैं। अगर हमने जानबूझकर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन के साथ अगर हमने किया है तो हमारे ऊपर भी जुर्माना आयद होगा। 10,000 रुपीज़ का जुर्माना है, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, लेकिन लोग इस तरफ ना बढ़ें, इसलिए एक देखा जाए तो एक बार लगाने की कोशिश की गई है। एक्सेस देने की भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपका ये एक शोबा है, आपका एक डिपार्टमेंट है एक तरीके से साइबर लॉ पर। हम लोग अभी तो बात कर रहे हैं कि डेटा के साथ अगर किसी के साथ ब्रीच हो जाता है तब, लेकिन एक्सेस देने में हमारा यूथ जो है वो कितना कॉन्शियस होना चाहिए। हम बहुत सारी जगहों पर किसी भी ऐप के साथ हम एक्सेस दे देते हैं, अपनी गैलरी और अपना हमारा कैमरा सब कुछ एक्सेस दे देते हैं। साक्षर जी, कितना ध्यान रखना चाहिए यूथ को इस एक्सेस को देते हुए? अभी तो हम परमिशन की बात बाद में करेंगे, ब्रीच की बात बाद में होगी, पहले हम लोग एक्सेस देना, कहीं पर भी जाकर के अपना आधार दे देना, अपनी डिटेल दे देना, उसके लिए हमें कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी जिसे कहते हैं सफलता आई फील इस लॉ की ये है कि एक डिजिटल लिटरेसी हुई है लोगों के बीच कि एक्चुअली डेटा प्रोटेक्शन है क्या और एज हमारे एज यूज़र्स हमारे राइट्स क्या हैं। आप आज की डेट में देखेंगे, सिंपल है, हम बहुत केयरलेस हैं डेटा को लेके अपने। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वो आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं, ऐसी ऐसी डिटेल्स मांगते हैं, ऐप भी डाउनलोड करते हैं, कोई भी फालतू की डिटेल होगी हम सबको अग्री कर देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमें लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। लेकिन इस लॉ के आने के बाद एटलीस्ट यूथ में मैंने ये चेंज देखा है कि अब सवाल उठने लग गए, मेरा डेटा आप क्यों ले रहे हैं। वो सवाल उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सवाल ही नहीं उठेंगे तो दूसरी पार्टी तो आपका कहीं से कहीं भी डेटा ले लेगी और आप अग्री भी कर देंगे उसको। तो इस लॉ में जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप डेटा प्रिंसिपल हैं, आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं, तो कल को आप हर चीज़ को अग्री नहीं करेंगे। दूसरी पार्टी भी ऑब्वियसली आपको एक जिसे कहते हैं कायदे से सवाल पूछेगी, लेकिन आप भी उतना ही डेटा देंगे जितना रिक्वायर्ड है। जिसे कहते हैं डेटा मिनिमाइजेशन, उतना ही डेटा देंगे, उतना ही डेटा लिया जाएगा जितना रिक्वायर्ड है। एक सवाल पूछना भी लाजमी है कि आखिर मेरा डेटा आप क्यों मांग रहे हैं। खुशबू जी, सवाल मेरे पास बहुत देर से आ रहा है कि हम कहीं पे आप जाते हैं, हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं और जगहों पर भी जा रहे हैं, बाजार में भी कहीं जाते शॉप में, आधार नंबर मांगने का एक चलन बढ़ गया है कि सर आप आएँ प्लीज़ अपना आधार नंबर दे दीजिए। बहुत सारे लोग दे भी देते हैं, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि आखिर क्या हम वो आधार नंबर दें या नहीं दें? जी, आप मास्क आधार नंबर दें। मास्क आधार नंबर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो वैलिड है लाइफ टाइम के लिए। तो आप अपना मास्क आधार जो लेंगे, तो जहाँ पे भी आपको एज एन आइडेंटिटी प्रूफ देना है, वो मास्क आधार वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है। मास्क आधार है जो आपकी सारी डिजिट्स को मास्क कर देता है, सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट्स अवेलेबल होती है। तो वो आप डाउनलोड करें और अपना मास्क आधार को यूज़ करें ताकि उससे कोई मिसयूज़ ना हो और आप भी संतुष्टि से अपना डेटा शेयर आपकी आइडेंटिटी शेयर कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर है। तो कोई भी आपको डिनाई नहीं कर सकता है अगर आप मास्क आधार देते हैं। एयरपोर्ट पे भी दे सकते हैं आप बाकी जगह पे भी दे सकते हैं। कहीं 1-2 जगह है, जैसे कि अगर आप सब्सिडी अवेल करते हैं तो वहाँ पे पूरा डिजिट आपको देना ज़रूरी है, बट अदरवाइज 99% प्लेसेस में आप मास्क आधार दें और अगर कोई नहीं ले रहा है तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन रेस कर सकते हैं और आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन रेस करना होगा ताकि मांगने वाले को अब ये वो अलर्ट हो जाए कि अगर मैं मांग रहा हूँ तो लोग उसको अपोज भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी इस चीज़ की ज़रूरत अब पड़ती होगी आज के समय में कि वो आपका आधार लें, क्योंकि सरकारी जो स्कीम्स हैं या सरकार ने जो आपके फलाह बहबूद के लिए जो स्कीम चला रखी है, वहाँ एक बात समझ में आती है, लेकिन हर जगह वो दे देना ये आपके लिए भी ख़तरा बन सकती है। इसका आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, साक्षर जी आप हमारे साथ आप मौजूद हैं, अगर हम साइबर क्राइम की बात करें
इस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन को लाने में हमारे साइबर क्राइम के डेटा की अगर हम बात करें तो कितनी तेज़ी से हमारा क्राइम बढ़ा है और उसके अंदर इस पर्सनल डेटा के ब्रीच उन्होंने कितना एक रोल प्ले किया है? देखिए, जैसा आपने कहा, साइबर क्राइम तो एक लास्ट डेकेड में देखा जाए काफ़ी बड़ा है, सब जानते हैं। और अब ये लॉ आ गया है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे डेटा प्रिंसिपल्स और सरकार सबको पता है कि जहाँ लॉ भी आता है वहाँ क्रिमिनल्स भी बैठे हैं उस लॉ को थोड़ा तोड़ने के लिए, कहीं तोड़ मरोड़ करने के लिए कि कहीं क्राइम हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर हम ये सोचें कि क्राइम्स नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के क्राइम्स बढ़ेंगे, बट एटलीस्ट एक, जैसा कि मैंने कहा, एक ये ज़रूर होगा कि हमारी केयरलेसनेस से थोड़े क्राइम्स शायद कम हो जाए। आज की डेट में हमारी केयरलेसनेस से क्राइम्स कई गुना ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू कि हैकर्स अपना खुद कोई तोड़ मरोड़ निकाले। तो इस लॉ से सिर्फ यही एक उम्मीद है कि केयरलेसनेस एज यूजर्स, एज डेटा प्रिंसिपल्स हमारी कम हो जाए और थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी स्ट्रिक्ट प्रावधान डेटा फिड्यूशरीज की तरफ भी रहे। एक सवाल और आता है यहाँ पर, जैसे खुशबू जी आपने कहा कि अगर कोई गलत या झूठी कंप्लेंट करता है किसी कंपनी के खिलाफ तो उस पर 10,000 रुपये का एक जुर्माना आयद हो सकता है, लेकिन जो एक सच्ची, सीधी और एक जेन्युइन कंप्लेंट दायर करता है और कंपनी के ऊपर ये जो डेटा फिड्यूशरी है साबित हो जाता है कि उसने डेटा ब्रीच किया है, उस पर जुर्माना होता है, लेकिन इस कंप्लेन करने वाले को उसमें कहाँ कोई कंपनसेशन, कहाँ कोई पैसा मिलेगा? क्या कुछ इसमें प्रावधान दिया गया है ऐसा? नहीं, अगर आप पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी कुछ सिनेरियो में 250 करोड़ है, कुछ सिनेरियोज में 150 करोड़ है, कुछ सिनेरियोज में 100 करोड़ है। ये जो सारी पेनल्टी इम्पोज होगी, ये पेनल्टी अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी। तो अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट सिर्फ इतनी ही बात कर रहा है अभी। अगर रूल्स में कुछ नया आता है तो आई थिंक हम सबको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। पर अगर अभी एक्ट को उठाकर आप देखें तो आपका जो राइट टू प्रिवेसी है उसको मजबूत करने के लिए इस लॉ को बनाया कि कैसे एक्सरसाइज करें, और फिड्यूशरी को ये बताया गया है कि आप इस जो राइट टू प्रिवेसी है यूजर्स का, उसको आप मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसीज, अपनी सिक्योरिटी, अपनी बिहेवियर में चेंज लेकर आएं। और अगर आप नहीं लाते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, और वो इतनी बड़ी पेनल्टीज इंपोज हो सकती है आपके ऊपर, जैसे कि 250 करोड़ या 150 करोड़। और कहीं ना कहीं एक अच्छे अमाउंट के साथ उनको डराने की भी कोशिश की गई है कि आप डरिए और भारत के नागरिकों के डेटा के साथ खिलवाड़ करने से सावधान रहें, क्योंकि अब आपके लिए एक पूरा प्रावधान है, जुर्माने का इंतजाम है, 250 करोड़ तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। सबके लिए ये बहुत अच्छा है। लोगों के बारे में भी अगर कहा जाए तो लोग इससे जागरूक हुए हैं, लोगों को ये अंदाज़ा हुआ है कि उनका एक पर्सनल डेटा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है वो कितना अहम है, और वो अब उसके ताल्लुक से कितने उनके इख्तियारात बढ़ गए हैं, कितना उनका अधिकार बढ़ गया है, उसके बारे में वो जान सकते हैं। आज की पेशकश में आप दोनों ने शिरकत की, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे नाज़रीन ने भी आज की इस पेशकश से बहुत फ़ायदा हासिल किया होगा। इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे और आपको छोड़े जाएंगे कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। एक्शन और रोमांस से भरी सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही नहीं लेकर आ रहे हैं